हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैपिंग द कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम जो है वो 13वां दिन करने जा रहे हैं अपने मैप के अंदर, जो कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी का है। इसके अंदर हमने बेसिक बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है और सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है इसमें। और हमने लास्ट टाइम शेप एंड साइज़ ऑफ बैक्टीरिया भी कंप्लीट कर लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया भी कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट पर्ल्स, कुछ मोती, कुछ जो वो चीज़ें जो कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स की इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो कि इस हमने पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं, उनको एक आप कह लें कि समराइज़ करके एक पर्ल्स की फॉर्म में हम देखने जा रहे हैं। तो वो पर्ल्स क्या हैं, उनमें सबसे पहले हम नंबर 1 पे हमने क्या देखा था कि शेप एंड साइज़ की जब हमने बात की थी, तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि बैक्टीरिया के अंदर जो है ना वो क्या होती हैं, 3 जो है वो शेप्स होती हैं। बैक्टीरिया हैव 3 शेप्स, ठीक है, ये पहला हमने पॉइंट कर लिया था। और वो 3 शेप्स कौन कौन सी थी, वो हमारे पास थे जी कोकाई, जो कि स्फीयर्स थे इस तरीके के। और इसके अलावा हमारे पास बेसिलाई थे, जो कि रॉड शेप के थे। उसके बाद हमारे पास स्पाइरल शेप, जो स्पाइरोकीट्स थे, ये हमने बात कर ली थी, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 इनकी शेप्स थी। उसके बाद फिर हमने क्या बात की थी कि कोकाई की अरेंजमेंट जो है वो 3 पैटर्न्स के अंदर होती है, ठीक है। कोकाई जो है ना वो 3 पैटर्न्स के अंदर अपनी जो है ना वो अरेंजमेंट्स बनाते हैं। और वो जो 3 पैटर्न्स हैं उनके अंदर पेयर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ऐसे 2 बैक्टीरिया, या चेन्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ये इस तरीके से लंबी सी एक पूरी चेन बना दें, ठीक है। या हमारे पास क्लस्टर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ये इस तरीके से जो है वो गुच्छे इकट्ठे बना दें, ठीक है। तो हमारे पास जो पेयर्स की फॉर्म में थे उनको हमने नाम दिया था डिप्लोकोकाई, और हमारे पास जो चेन्स की फॉर्म में थे उनको हमने नाम दिया था स्ट्रेप्टोकोकाई, और हमारे पास जो क्लस्टर्स की फॉर्म में थे उनको हमने नाम दिया था स्टेफ्लोकोकाई, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है ना ये कोकाई की अरेंजमेंट थी। उसके बाद हमने साइज़ ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया रेंजेस फ्रॉम 1 to 3 माइक्रोन मीटर, ये हमने पीछे पढ़ा था कि ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनका साइज़ हमारे पास 1 से 3 माइक्रोन मीटर तक जो है ना वो होता है। उसके बाद आगे चलें तो हमने इसके अंदर फर्दर जो डिटेल की थी वो ये थी कि हमारे पास जो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, जिसको हमने माइकोप्लाज्मा का नाम दिया था, वो 0.2 माइक्रोन मीटर का होता है। और कुछ बैक्टीरिया इतने बड़े बड़े भी होते हैं, जैसे बोरेलिया की बात करें तो ये इतने बड़े होते हैं कि 10 माइक्रोन मीटर तक इनका साइज़ होता है, ठीक है। ये लंबे बैक्टीरिया होते हैं। तो ये हमने बात की थी। उसके बाद आगे साइज़ एंड शेप के बाद हमने सेल वॉल की बात की थी बैक्टीरिया के। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था कि पेप्टिडोग्लाइकेन होती है, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है। सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरिया की बात की, लाइसोजाइम्स की बात की, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स की बात की थी हमने, ठीक हो गया। तो अब इसको भी थोड़ा सा हम मज़ीद एक्सप्लोर कर लेते हैं एक एक करके कि पेप्टिडोग्लाइकेन में क्या पढ़ा। पेप्टिडोग्लाइकेन में हमने सबसे पहले जो है ना उसकी कंपोजिशन की बात की थी, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि थिक पेप्टिडोग्लाइकेन पाई जाती है और इनके बाहर जो है ना आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। फिर हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात की थी कि इनके अंदर थिन पेप्टिडोग्लाइकेन होती है और इनके बाहर एक आउटर जो है ना लिपिड मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। और क्या बात की थी कि जितने भी बैक्टीरिया हैं उनके अंदर सेल वॉल जो है ना वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, सिवाय माइकोप्लाज्मा के। माइकोप्लाज्मा के अंदर जो है ना वो सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसके बाद हमने पेप्टिडोग्लाइकेन की कंपोजिशन के बारे में भी बात की थी कि पेप्टिडोग्लाइकेन हमारे पास जो है ना ये एक नेटवर्क होता है जो कि पूरे बैक्टीरिया को कवर कर रहा होता है, उसकी शेप जो है वो बना रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने कहा था कि जो हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन है ये एक्चुअली क्या होती है, ये एक बैकबोन होती है शुगर्स की, ग्लाइकेन जिसको हम बोलते हैं। और उनके साथ जो है ना वो पेप्टाइड साइड्स जो है वो चेन्स में लगे होते हैं, जिनको पेप्टिडो वर्ड यूज़ किया जाता है। तो एक्चुअली पेप्टाइड्स क्या हैं, ये अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो हमने ये कहा था कि जो हमारे पास जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ये अमाइनो एसिड्स और शुगर से मिलकर बनी है। और फिर हमने इसके अंदर मज़ीद जो कंपोजिशन के अंदर बात की थी कि इनके अंदर साइड चेन्स जो होती हैं ना वो क्रॉस लिंक्ड हुई होती हैं ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम की मदद से, ठीक है। जो इनकी लिंकेज होती है उसकी मदद से हम जो है ना क्या कर सकते हैं, इनको तोड़ भी सकते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन के ऊपर जो है ना वो एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको ट्रांसपेप्टिडेज कहते हैं। और ये एंजाइम क्या कर सकता है, ये इनहिबिट कर सकता है आप कह लें कि पेनिसिलिन और स्फेलोस्पोरिन से, ठीक है, इसको इनहिबिट किया जा सकता है। तो इससे फिर क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है अपनी सेल वॉल नहीं बना पाएगा। तो ये भी हमने बात की थी कंपोजिशन के अंदर। उसके बाद आगे चलें तो हमने पेप्टिडोग्लाइकेन के बाद लाइपोपॉलीसेकेराइड की बात की थी
अब लाइपोपॉलीसेकेराइड्स के अंदर सबसे पहले तो हमने ये बात की कि ये जो है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन्स लाइपोपॉलीसेकेराइड नोन एज एंडोटॉक्सिन, के जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनकी लाइपोपॉलीसेकेराइड जो है ना वो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पे पाए जाते हैं और इनको एंडोटॉक्सिन्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना ये जो लाइपोपॉलीसेकेराइड है ये एक्चुअली मेन आप कह लें कि इंड्यूसर है सेप्टिक शॉक का, ये हमने बात की थी। और कंपोनेंट्स जो है ना हमारे पास एंडोटॉक्सिन्स है वो क्या क्या हैं। एंडोटॉक्सिन्स के अंदर जो है ना हमारे पास दो चीज़ें थी, लिपिड ए था और पॉलीसेकेराइड और एंटीजन ओ एंटीजन थी। ठीक है, ये हमने बात पीछे की थी। और हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड ओ है इसके अंदर हमने क्या देखा था कि ये एक्चुअली हमारे पास लेबॉर्ट्री के अंदर एक आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो इसी ओ एंटीजन से की जाती है। हम लैब के अंदर टेस्ट करने के लिए किसी भी जो पेशेंट है उसका टेस्ट करते हैं तो लेबॉर्ट्री के अंदर ये पॉलीसेकेराइड ओ को चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिपिड ए की बात की थी, तो लिपिड ए क्या करता है, ये इट काजेज द फीवर एंड हाइपोटेंशन सीन इन द सेप्टिक शॉक, कि सेप्टिक शॉक के अंदर जो है ना ये क्या करता है लिपिड ए, ये पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन काज करता है और जो है ना फीवर काज करता है उसके अंदर। ठीक है, ये बात हमने कर ली थी। अब इसमें डिटेल में मैं इस वजह से नहीं जा रहा क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, ये चंद एक पर्ल्स हैं जो कि पॉइंट्स हैं मेन जो इस चैप्टर में हमने किए थे। ठीक है, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स के अंदर हमने फिर पेरीप्लाज्मिक स्पेस की बात की थी। ठीक है, अब पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है इसके अंदर हमने क्या कहा था कि हमारे पास लाइज बिटवीन द इनर सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कि इनर सेल मेम्ब्रेन और आउटर जो मेम्ब्रेन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के उसके दरमियान में स्पेस पाई जाती है। और इसके साथ क्या होता है, इट इज़ द लोकेशन ऑफ बीटा लैक्टामेजेस। ठीक है, ये एक्चुअली वो जगह होती है जहाँ पे कुछ एंजाइम बीटा लैक्टामेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी भी हमने डिटेल में बात की थी कि ये एक ऐसा एंजाइम है बीटा लैक्टामेज जो कि आप कह लें कि डिग्रेड करता है एंटीबायोटिक्स को। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, ये उसको डिग्रेड करता है, तो इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काज करता है ये एंजाइम जो कि इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर पाया जाता है। अब ये जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन से है, जैसे पेनिसिलिन्स हैं और स्फेलोस्पोरिन्स हैं, तो उनके खिलाफ रेजिस्टेंस काज करना जो है ना ये इस एंजाइम का काम होता है जो कि इसकी पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर होता है। अब आगे चलें तो नेक्स्ट हमने सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरिया की बात की थी, तो उसके अंदर हमने क्या क्या देखा था कि हमारे पास जो माइकोबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है इट हैज़ मोर लिपिड देन आइदर द ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ज़्यादा इसके अंदर लिपिड पाए जाते हैं। दूसरा ये है कि डाइज यूज इन ग्राम स्टेन डू नॉट पेनिट्रेट इनटू माइकोबैक्टीरिया। हम ग्राम स्टेनिंग जो करते हैं उनके जो कलर्स होते हैं, उनके जो डाइज होती है वो इन माइकोबैक्टीरिया के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते, इस वजह से हम इनकी ग्राम स्टेनिंग नहीं कर सकते। उसके बाद फिर हमने ये बात की थी कि एसिड फास्ट स्टेन जो होता है आप कह लें कि डज नॉट स्टेन माइकोबैक्टीरिया, डज स्टेन माइकोबैक्टीरिया सॉरी, ये हमने बात की थी पीछे कि जो एसिड फास्ट स्टेन होते हैं ना वो माइकोबैक्टीरिया को स्टेन करते हैं। तो हम ज़्यादातर माइकोबैक्टीरिया जो होते हैं उनको स्टेन करने के लिए एसिड फास्ट स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। एंड दीज बैक्टीरिया आर ऑफन कॉल्ड एसिड फास्ट बैसिलाई, इसी वजह से इनको हम एसिड फास्ट बैसिलाई भी कहते हैं। तो ये बात हो गई थी हमारे पास सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरिया के अंदर। फिर हमने लाइसोजाइम्स की बात की, तो लाइसोजाइम्स क्या होते हैं, दे किल बैक्टीरिया बाय क्लीविंग द ग्लाइकेन बैकबोन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, के लाइसोजाइम में हमारे पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, उनकी पेप्टिडोग्लाइकेन की जो बैकबोन होती है ना उसको जो है ना वो ब्रेक करके जो है ना बैक्टीरिया को मार देते हैं। फिर हमने जो है ना साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की बात की थी, तो साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन है इसका काम पड़ा था कि इट रेगुलेट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल एंड द सिक्रीशन ऑफ टॉक्सिन्स आउट ऑफ द सेल। तो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन ये क्या कर रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रही है न्यूट्रिएंट्स की सेल के अंदर और बाहर, और सिक्रीशंस करवाती है टॉक्सिन्स की जो कि सेल से बाहर निकलते हैं। और दूसरी क्या बात है कि इट कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोबाइलिपिड लेयर विदाउट स्टीरोल्स, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी वही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पाई जाती है जिस तरह यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होती है, लेकिन इनके अंदर स्टीरोल्स नहीं होता, और ये जस्ट लोकेटेड इनसाइड द पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन की अंदर वाली साइड पे जो है ना ये मौजूद होती है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल के बाद फिर हमने जो है ना ग्राम स्टेन की बात की। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग के अंदर अगर हम देखें, आई थिंक ये ग्राम स्टेन जो है ना हमने डिटेल में नहीं किया हुआ, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग जो है इसके अंदर सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि ग्राम स्टेन का प्रिंसिपल क्या है। हमेशा याद रखें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन पर्पल होते हैं और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पिंक स्टेन होते हैं।
ठीक है। अब इसके पीछे अगर हम देखें तो हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो पर्पल स्टेन कैसे होते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है कि ये क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन एक कॉम्प्लेक्स होता है, केमिकल होता है, जिसकी आप कह लें कि इन द प्रेजेंस ऑफ लिपिड सॉल्वेंट यूजुअली एसीटोन अल्कोहल, मतलब जब एसीटोन अल्कोहल के साथ इसको आप कह लें कि ट्रीट करवाएंगे क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स के साथ, तो ये उसको रिटेन कर लेंगे अपने साथ। मतलब क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन जो कॉम्प्लेक्स है उसको आप कह लें कि डिज़ोल्व करके किसके अंदर, लिपिड सॉल्वेंट के अंदर, और फिर उसको जो है ना वो हम इसके साथ जब स्टेन करवाते तो उसको रिटेन कर लेते हैं अपने सेल वॉल के अंदर, ठीक है। लेकिन ग्राम नेगेटिव की अगर हम बात करें तो ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या होता है, दे बिकम कलरलेस एंड देन स्टेन पिंक व्हेन एक्सपोज टू अ रेड डाई सच एज सैफरानिन, ठीक है। इनके अंदर जो है ना क्या होता है कि ये कलरलेस हो जाते हैं जब हम इसको ग्राम स्टेनिंग टेक्निक करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये कलरलेस हो जाते हैं, और फिर बाद में इनको हम क्या करते हैं, एक काउंटर स्टेन देते हैं जो कि सैफरानिन होता है, जो कि रेड कलर का होता है, तो वो पिंक कलर इनका आ जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि इनके अंदर जो हम जब इनको पर्पल कलर देते हैं ना जब ग्राम स्टेनिंग करते हुए, तो दे लूज़ द पर्पल व्हेन डाई ट्रीटेड विद एसीटोन अल्कोहल, जब एसीटोन अल्कोहल दिया जाता है इनको तो वो उस कलर को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ना हम इनको ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, और दे हैव आउटर लिपिड कंटेनिंग मेम्ब्रेन एंड थिन पेप्टिडोग्लाइकेन, इनके अंदर एक बाहर लिपिड कंटेनिंग मेम्ब्रेन भी होती है और थिन पेप्टिडोग्लाइकेन होती है। तो ये एक आप कह लें कि प्रिंसिपल है ग्राम स्टेनिंग का, ओके। तो उसके बाद आगे चलें, प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल के बाद जो है ना ग्राम स्टेन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेनिंग प्रोसीजर। ये चीज़ याद रखें कि बैक्टीरियोलॉजी के अंदर ग्राम स्टेनिंग जो है ना बहुत ही अहम प्रोसीजर है। अब आगे फिर हमने बात की थी कि बैक्टीरियल डीएनए क्या होता है, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। तो बैक्टीरियल डीएनए की बात करें कि एक सिंगल क्रोमोसोम है सर्कुलर डीएनए लोकेटेड इन द न्यूक्लियोइड, ये हमने बात की थी कि एक सिंगल क्रोमोसोम है जो कि एक सर्कुलर डीएनए होता है जो कि न्यूक्लियोइड के अंदर पाया जाता है। और दूसरी क्या बात है कि प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीसेज ऑफ सर्कुलर डीएनए, कि हमारे पास बैक्टीरिया का जो जीनोमिक डीएनए होता है या क्रोमोसोम होता है उसके अलावा भी एक हमारे पास सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है कि ट्रांसपोसन्स भी हमने पढ़े थे कि ट्रांसपोसन्स आर स्मॉल पीसेज ऑफ डीएनए दैट मूव फ्रीक्वेंटली बिटवीन क्रोमोसोमल डीएनए एंड प्लाज्मिड डीएनए, मतलब ट्रांसपोसन्स छोटे से फ्रैगमेंट्स होते हैं डीएनए के जो कि क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड वाले डीएनए के अंदर जो है ना वो उनके दरमियान मूव करते रहते हैं, तो ये इनको हम जंपिंग डीएनए भी कह सकते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल और भी देख लेते हैं कि प्लाज्मिड के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि प्लाज्मिड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो इन इनकोड बोथ एक्सोटॉक्सिन्स एंड मैनी एंजाइम दैट काज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। प्लाज्मिड के अंदर ज़्यादातर हमारे पास एक्सोटॉक्सिन्स की इन्फॉर्मेशन पाई जाती है बैक्टीरिया की, और इनके अंदर एंजाइम्स की इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काज करता है। ये अभी हमने पीछे एक एंजाइम भी पढ़ा था जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काज कर रहा था, बीटा लैक्टामेज, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो जो हमने ट्रांसपोसन्स की बात की थी उसके अंदर भी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि वो क्या है कि ट्रांसपोसन्स दे कैरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। ट्रांसपोसन्स के अंदर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स पाई जाती हैं। ये बैक्टीरिया की जो है हिफाजत के लिए ही होती हैं, जो कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। तो ये हमने बात की थी बैक्टीरियल डीएनए के अंदर। और उसके बाद फिर चलते हैं कि स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द सेल वॉल, ये देखे थे हमने। तो सेल वॉल के बाहर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद थे उनके अंदर हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े डिटेल में, कैप्सूल था, पिल्लाए थे और ग्लाइकोकेलेक्स था। अगर हम कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। कैप्सूल के अंदर हमने पढ़ा कि कैप्सूल्स आर एंटी फेगोसिटिक होता है, ठीक है। एंटी फेगोसिटिक का क्या मतलब है कि जब ये बैक्टीरिया अटैक करते हैं किसी इंसान के ऊपर तो उसके जो इम्यूनिटी वाले सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो उनकी खा सकते हैं उनको। तो ये उस फेगोसिटिक एक्टिविटी जिसमें वो सेल्स इनको पकड़ के खा जाते हैं उससे ये बचाते हैं। एंटी फेगोसिटिक मतलब ये फेगोसाइटोसिस नहीं करने देते, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कैप्सूल की कंपोजिशन देखी, ठीक है। कंपोजिशन क्या है, ऑप्सनाइजेशन क्या है ये देखा, एंटीजेंस को देखा। तो अब एक एक करके थोड़ा सा इनकी भी डिटेल कर लेते हैं कि एंटी फेगोसिटिक एक्टिविटी कैसे हो रही है। तो एक्चुअली क्या है कि ये हमारी जो एबिलिटी है ना, न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उनको उनकी जो एबिलिटी होती है उसको ये ख़त्म कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं कि वो इनको ना पकड़ पाएँ। और उसके बाद हमने इसकी कंपोजिशन की बात की थी कि कैप्सूल जो है ना ये किस चीज़ से बना हुआ है। तो अगर हम देखें तो पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल ऑफ एंथ्रेक्स बैसिलस इज़ ओनली एक्सेप्शन, ऑलमोस्ट ऑल कैप्सूल्स आर कंपोज ऑफ पॉलीसेकेराइड। जितने भी कैप्सूल्स हैं वो सारे के सारे पॉलीसेकेराइड के बने हुए हैं, लेकिन हमारे पास जो एंथ्रेक्स बैसिलस है ये इस एक एक्सेप्शन है, इसका जो कैप्सूल होता है वो
पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। बाकी जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सब के जो कैप्सूल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। ठीक है, तो ये कंपोजिशन होगी। कंपोजिशन के बाद ऑप्सनाइजेशन भी हमने थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब ऑप्सनाइजेशन क्या था? ऑप्सनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच एंटीबॉडीज़ इनहांसेस द फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। कि हमारे पास ऑप्सनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जो पाई जाती हैं वो क्या करती हैं, फेगोसाइटोसिस जो है ना बैक्टीरिया की करवाने में हेल्प आउट करती हैं। इस प्रोसेस को हम ऑप्सनाइजेशन कहते हैं। और ये टॉपिक ऑलमोस्ट जो है ना वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इम्यूनिटी की बात करेंगे, इंसान के अंदर इम्यूनिटी कैसे होती है, वो भी इम्यूनोलॉजी जो चैप्टर्स होंगे उनके अंदर हम इसकी डिटेल करेंगे। तो ये ऑप्सनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद एंटीजेंस के बारे में पढ़ा कि एंटीजेंस जो है ना ये क्या होती हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द कैप्सूल न्यूट्रलाइज द एंटीफेगोसिटिक इफेक्ट एंड अलाउ द बैक्टीरिया टू बी इनगल्फ बाय न्यूट्रोफिल्स। तो ये जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर होती है ना वो अलाउ करती हैं हमारे जो फेगोसिटिक एक्टिविटी होती है उसको कि वो जो है ना वो उसको परफॉर्म किया जा सके। ठीक है, तो हमारे एंटीबॉडीज़ जो है ना क्या करते हैं, ये कैप्सूल को न्यूट्रलाइज कर देती है। अब कैप्सूल के अंदर क्या है कि एंटीफेगोसिटिक एक्टिविटी है जो कि अफेक्ट कर रही है, तो उसके इफ़ेक्ट को ये न्यूट्रलाइज करते हैं। उससे फिर क्या होता है कि हमारे जो न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं वो फिर उसको जो इफ़ेक्ट होता है एंटीफेगोसिटिक उसको ख़त्म करके फिर ये ख़त्म कर देते हैं। कैप्सूल आर ऑल्सो द एंटीजेंस इन सेवरल वैक्सीन्स। तो कैप्सूल्स जो होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि वैक्सीन्स के अंदर एक एंटीजेंस के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, सच एज़ न्यूमोनोकोकल वैक्सीन्स हैं तो उसके अंदर भी इसका यूज़ होता है। तो ये वैक्सीन जब बनती है ना तो उसके अंदर ये कैप्सूल को इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस कैप्सूल के ख़िलाफ़ जो है ना वो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना सके। तो जब हम वैक्सीन लगाएंगे तो वैक्सीन लगाने से हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा कि उस तरीके की एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी जो कि बैक्टीरिया के कैप्सूल के ख़िलाफ़ लड़ेंगी। तो जितने भी बैक्टीरिया जिनके ख़िलाफ़ हम वैक्सीन्स लेते हैं वो एक्चुअली इसी तरीके से बनते हैं कि हम उनकी जो कैप्सूल होता है उसकी में से एंटीजेंस की इन्फॉर्मेशन निकाल के उससे वो बनाते हैं। ओके, तो हमारे पास जो है ना कैप्सूल के बाद हमने पिल्लाई की बात की थी। अब पिल्लाई जो है ना इसके अंदर हमने कहा था कि ये फिलामेंट्स ऑफ प्रोटीन्स है दैट एक्सटेंड फ्रॉम द बैक्टीरियल सल्फर्स एंड मीडिएट अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू द सर्फेस ऑफ द ह्यूमन सेल। पिल्लाई जो है ना ये एक्चुअल में फिलामेंट्स होते हैं छोटे छोटे प्रोटीन के जो बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर निकल रहे होते हैं और ये अटैचमेंट करवाते हैं किसी भी ह्यूमन सेल के साथ या किसी भी सरफेस के साथ। तो उसके साथ फिर हमने ये कहा था कि दो सेक्स पिल्लस होते हैं वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। तो दो तरह के ही पिल्लाई हमने पढ़े थे कि सेक्स पिल्लस होते हैं। उसके बाद आगे चले तो हमने ग्लाइकोकेलेक्स की बात की थी। अब ग्लाइकोकेलेक्स जो है ना ये क्या होता है, द ग्लाइकोकेलेक्स इज़ अ पॉलीसेकेराइड। ये एक पॉलीसेकेराइड होता है, स्लाइमी आप कह लें कि लेयर होता है जो कि बैक्टीरिया खुद से जो है ना सेक्रेट करते हैं कुछ बैक्टीरिया। और उसके बाद क्या है कि इट अटैचेस बैक्टीरिया। अब ये काम क्या कर रहा है ग्लाइकोकेलेक्स, ये बैक्टीरिया को फिर्मली मतलब एक अच्छे तरीके से अटैच करवाता है किसी भी ह्यूमन सेल के साथ। और इसके अलावा अगर आप देखें तो किसी भी सरफेस ऑफ कैथेटर या प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व्स या प्रोस्थेटिक हिप जॉइंट्स तो उनके अंदर जो है ना ये अटैच करवाता है। ठीक है, मतलब जब भी एक ह्यूमन जो चीज़ें ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उनके साथ जो है ना अटैचमेंट करवाने में ये ग्लाइकोकेलेक्स इनको हेल्प आउट कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल वॉल के बाद हमारे पास आते हैं जी बैक्टीरियल स्पोर्स के बारे में हमने बात की थी। अब बैक्टीरियल स्पोर्स जो है ना इनके अंदर क्या बात है कि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बट कंटेन डीएनए, राइबोसोम्स एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट्स। ये हमने बात की कि बैक्टीरियल स्पोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। फॉर्म्ड व्हेन न्यूट्रिएंट्स आर इन शॉर्ट सप्लाई। ये तब बनते हैं जब न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं बैक्टीरिया के पास। उसके बाद हैव अ थिक कैरेटिन लाइक कोट दैट अलाउज देम टू सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स स्पेशली इन द सॉइल। इनके बाहर जो है ना एक कवरिंग बनती है जो कि काफ़ी ज़्यादा थिक होती है और इनको अलाउ करती है कई सालों तक जो है ना इस अंदर रह सकते हैं सॉइल के अंदर। और ये फिर कैसे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय सर्टन ग्राम पॉजिटिव रोड्स। ग्राम पॉजिटिव रोड्स जो है ना ज़्यादातर ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये स्पोर्स बनाते हैं। और इनको स्पोर्स को बॉइलिंग से किल नहीं किया जा सकता, ये भी हमने बात की थी। बॉइलिंग विल नॉट किल द स्पोर्स। और उसके बाद फिर हमने बात की थी कि दे आर हाईली हीट रेजिस्टेंट। ओके, दे आर हाईली हीट रेजिस्टेंट एंड आर नॉट किल्ड बाय डिसइंफेक्टेंट। मतलब ये है कि इनको हम जो है ना वो हीट की मदद से भी नहीं मार सकते और डिसइंफेक्टेंट से भी इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इनको ख़त्म करने के तरीके भी हमने पढ़े थे कि हम जो है ना वो टेक्निक्स हैं काफ़ी ज़्यादा जिनसे इनको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये हमारे पास टोटल जो है ना वो पर्ल्स थे जो कि हमने पीछे इस चैप्टर के अंदर या स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर या स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ये सारा हमने किया था। ऑल्दो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मेरा कोशिश थी कि ये पर्ल्स इसके अंदर कंप्लीट करें। तो आगे जा रहा हूँ, हमारा जो नेक्स्ट डे होगा वो होगा हमारे पास बैक्टीरियल ग्रोथ के ऊपर।
अब इस टॉपिक में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी पूछें कमेंट्स में, और जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट डे के अंदर जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के ऊपर होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।